हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोगों का टॉपिक है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पे स्टार्ट होता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो यहाँ पे मैंने दिखाया एक डायग्राम दिखाया जिसमें दो एटम्स है, वन इज एटम ए और एटम बी है। तो एटम बी में भी एटम ए में है एक न्यूक्लियस जो ब्लू कलर का है और एक है इलेक्ट्रॉन, और सिमिलरली एटम बी में भी है न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन। तो जब दोनों एटम क्लोज आते हैं, क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आते हैं, तो क्या क्या फोर्सेस प्ले होता है दोनों एटम के बीच। फर्स्ट, जो ए का जो न्यूक्लियस है वो पॉजिटिवली चार्ज है, वो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स ऑफ बी को अट्रैक्ट करता है। सिमिलरली बी इलेक्ट्रॉन का जो न्यूक्लियस है विच इज पॉजिटिवली चार्ज, वो ए इलेक्ट्रॉन का ए एटम का जो इलेक्ट्रॉन है उसको अट्रैक्ट करता है। और ये दोनों हो गया अट्रैक्शन फोर्स। अभी क्या होता है कि दोनों जो न्यूक्लियस है, दोनों न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है, तो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन फोर्स एक्ट होता है दोनों न्यूक्लियस के बीच। सिमिलरली दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, तो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच एक्ट होता है। तो टोटल फोर फोर्सेस प्ले होता है। दोनों होता है रिपल्शन, दो न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस रिपल्शन, इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, और दो इलेक्ट्रॉन टू न्यूक्लियस अट्रैक्शन होता है। द टू एटम ईच अदर एंड द पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, डिक्रीज होता है। अभी ये क्या है, जो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन ऑफ अनदर एटम, वो फोर्स ऑफ रिपल्शन से ज्यादा होता है। तो इसलिए क्या होता है, दोनों एटम जब क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आते हैं, उसका जो पोटेंशियल एनर्जी होता है, इस दोनों मतलब ये सिस्टम, कंसिडर दिस टू एटम एज अ सिस्टम, ये जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो डिक्रीज होता है। तो अल्टीमेटली क्या होता है, एक स्टेज रीच होता है वेयर द नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो अट्रैक्शन जो फोर्स होता है और जो रिपल्शन फोर्स होता है, ये दोनों मिनिमम हो जाता है। मतलब अट्रैक्टिव फोर्स माइनस रिपल्सिव फोर्स, वो जो है वो मिनिमम हो जाता है। तो मिनिमम होने के कारण क्या होता है, वो वाला पोजीशन में दोनों एटम जो है वो मिनिमम एनर्जी में रहता है और वो स्टेबल फॉर्म में रहता है। और एक डेफिनाइट उसके अंदर एक बॉन्ड लेंथ होता है। सपोज कि अगर ये एक स्टेबल कंडीशन है दोनों एटम में, दोनों एटम के बीच, तो ये जो डिस्टेंस है, ये टू इसका जो सेंटर तो इसका जो सेंटर, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस को बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। अभी पोटेंशियल एनर्जी कर्व देखते हैं, ठीक है। तो पहले जब दोनों एटम बहुत मतलब बहुत फार अवे रहता है, बहुत दूर रहता है, तो उन दोनों के बीच क्या होता है, हाई एनर्जी रहता है, दैट इज E1, जब दोनों बहुत दूर में रहता है। और जब दोनों एटम बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आके एक बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, तो वो क्या होता है, मिनिमम एनर्जी रहता है, एक स्टेबल मॉलिक्यूल रहता है, तब वो E2 एनर्जी स्टेट में रहता है। तो जब दूर रहते हैं तो हाई एनर्जी E1 एनर्जी स्टेट में रहता है। जब दोनों मिलके बॉन्ड बना के मिनिमम एनर्जी लेवल पे रहता है, तब E2 एनर्जी रहता है। नाउ द एनर्जी जो रिलीज होता है, E1 माइनस E2, है ना, these energy release when stable molecule form and is called the bond enthalpy। मतलब फिर बॉन्ड एंथैल्पी क्या हुआ, जब दूर में रहते हैं तब एक एनर्जी रहता है E1, जब स्टेबल मिनिमम एनर्जी रहता है, मिनिमम एनर्जी स्टेबल मॉलिक्यूल में रहता है E2। नाउ E1 माइनस E2 जो एनर्जी डिफरेंस आता है, दैट इज द बॉन्ड एंथैल्पी। मतलब कितना एनर्जी चाहिए, और इन द अदर हैंड वी कैन ऑन द अदर हैंड वी कैन से दैट बॉन्ड एंथैल्पी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट द टू सेपरेट बोथ द एटम्स फार अवे फ्रॉम ईच अदर। मतलब अगर दोनों एटम एक मॉलिक्यूल बना के एक मिनिमम एनर्जी स्टेट में है, इन मॉलिक्यूल के बीच दोनों एटम को अलग अलग करने के लिए जितना एक्स्ट्रा एनर्जी हम लोगों को देना होगा, दैट एनर्जी इज कॉल्ड द बॉन्ड एंथैल्पी। तो एक्स्ट्रा एनर्जी हम लोग को कितना देना है सिस्टम में, E1 माइनस E2। तो E1 माइनस E2 हो गया बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम। अभी ये जो है दिस कर्व इज द अट्रैक्शन रिपल्शन कर्व है। तो क्या है, मैंने पहले ही बता दिया था कि दो रिपल्सिव फोर्सेस एक्ट होता है, दैट इज बिटवीन द न्यूक्लियस
एंड द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन और दो एट्रैक्टिव फोर्स प्ले होता है बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन। तो जो एट्रैक्टिव फोर्स होता है उसका कार्व ऐसा नेगेटिव रहता है, मतलब जिस तरह मतलब नेगेटिव, हम लोग नेगेटिव में लिया है अट्रैक्शन को और पॉजिटिव में लिया है रिपल्शन को, एनर्जी। तो जैसे ही मतलब, तो दिस कर्व इज फॉर द एट्रैक्शन कर्व। एट्रैक्शन कर्व कैसे आता है? जब दोनों के बीच डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, तो एट्रैक्शन क्या हो रहा है? एट्रैक्शन कम हो रहा है। जैसे ही उसके उन दोनों के बीच डिस्टेंस कम होता जाता है, दोनों एटम के बीच डिस्टेंस कम होता जाता है, तो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन जो है वो इंक्रीज होता जाता है। ठीक है। सिमिलरली फॉर द रिपल्शन, रिपल्शन में क्या है कि जब दोनों के बीच जो डिस्टेंस है, दोनों एटम के बीच जो डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस जब बहुत कम हो जाता है, बहुत ही कम, तो जो रिपल्सिव एनर्जी जो रहता है, रिपल्सिव एनर्जी बहुत हाई रहता है। और जैसे ही विथ डिस्टेंस डिस्टेंस बढ़ता जाता है, रिपल्सिव एनर्जी कम होते 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 यहाँ पे रिपल्सिव एनर्जी जीरो हो जाता है। सिर्फ यहाँ से सिर्फ एट्रैक्शन फोर्स एक्ट होता है, रिपल्शन नहीं होता है। तो रिपल्सिव एनर्जी क्या होता है? इस डिस्टेंस में आके जीरो हो जाता है, और जैसे ही डिस्टेंस कम होता जाता है दोनों एटम के बीच, रिपल्सिव जो एनर्जी है और रिपल्सिव जो फोर्स है वो बढ़ता जाता है। अब ये एक कार्व हो गया रिपल्शन के लिए, ये एक कार्व हो गया एट्रैक्शन के लिए। अब दोनों कार्व का अगर हम लोग समेशन निकालते हैं, तो हम लोगों को नेट एनर्जी का मिलता है, ये कार्व प्रोड्यूस होता है। तो इस कार्व का जो इक्वेशन है, इस कार्व का इक्वेशन है ई नेट इक्वल टू ई रिपल्सिव प्लस ई एट्रैक्शन। तो ई रिपल्सिव होता है बी डिवाइडेड बाई आर टू द पावर एन, और एट्रैक्शन जो फोर्स होता है वो होता है ए बाई आर। तो ये कार्व ऐसे ऐसे फॉर्म होता है by the summation of the repulsive energy curve and the attractive energy curve। तो अगर हम लोग देखते हैं, दिस इज द नेट एनर्जी कर्व, दिस पॉइंट है ना, दिस पॉइंट में जो एनर्जी है वो मिनिमम हो जाता है। इस वाले कर्व में एट दिस पॉइंट द एनर्जी ऑफ द सिस्टम बिकम्स मिनिमम, सबसे कम होता है। तो जिस जिस पॉइंट में एनर्जी सबसे कम होता है, ठीक है, दैट इज द बॉन्ड लेंथ। मतलब इस वाले अगर बॉन्ड लेंथ दोनों एटम के न्यूक्लियस के बीच, अगर सपोज यहाँ पे एक न्यूक्लियस है और यहाँ पे एक न्यूक्लियस है, इन दोनों न्यूक्लियस के बीच अगर 0.236 नैनोमीटर डिस्टेंस है सपोज, तो ये दोनों मिनिमम एनर्जी स्टेट में है। और दिस और जो एनर्जी है, दिस एनर्जी इज द बॉन्ड एनर्जी और द बॉन्ड एंथैल्पी। तो ये वाला हो गया बॉन्ड एंथैल्पी, दिस एनर्जी इज द बॉन्ड एंथैल्पी। और दिस जो इंटर एटॉमिक सेपरेशन है, दिस इज द बॉन्ड लेंथ। अभी है ऑर्बिटल ओवरलैप कॉन्सेप्ट। ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल रिजल्ट इन द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो क्या होता है, जो ऑर्बिटल होता है, यहाँ पे मैंने दिखाया पी, एक है पी जेड और एक है पी जेड। तो यहाँ पे देखिए ये जो दो ऑर्बिटल है, दो ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग हुआ है। द अभी क्या है, द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप डिसाइड द स्ट्रेंथ ऑफ अ कोवलेंट बॉन्ड। तो ये जितना ज्यादा ओवरलैपिंग होगा, उतना ही बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है उतना बढ़ता जाएगा। ग्रेटर द ओवरलैप द स्ट्रॉन्गर इज द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन द टू एटम। तो यहाँ पे देखिए दिस इज द एस एंड पी ऑर्बिटल ओवरलैप एंड दिस इज पी एंड पी ऑर्बिटल ओवरलैप। अभी देखिए ये ओवरलैप का फंडा क्या है। अभी देखिए, पहले हम लोगों ने पढ़ा है चैप्टर 2 में, जहाँ पे है एटॉमिक स्ट्रक्चर, कि ये जो ऑर्बिटल है या इलेक्ट्रॉन्स है, इसको एज वेव के साथ, इलेक्ट्रॉन हैज बोथ द पार्टिकल नेचर एंड द वेव नेचर, है ना। और ऑर्बिटल जो है, ऑर्बिटल को भी वेव, एज अ वेव फॉर्म वी कैन एक्सप्रेस द ऑर्बिटल एज अ वेव फॉर्म। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने वेव फॉर्म दिखाया। ये एक वेव हो गया, सपोज ये एक पी वेव हो गया, ठीक है, इसका पी वेव। सब फिर और एक जो पी ऑर्बिटल है, इसका वेव हो गया दिस वन।
अब दोनों वेव जब पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों पॉजिटिव है, मतलब देखिए दोनों का जो ओरिएंटेशन है, दोनों का ओरिएंटेशन सेम है। मतलब अगर देखते हैं तो देखिए यहाँ पे जब इसका पॉजिटिव एम्पलीट्यूड, यहाँ का पॉजिटिव एम्पलीट्यूड, यहाँ है नेगेटिव एम्पलीट्यूड, यहाँ पे नेगेटिव एम्पलीट्यूड, तो दोनों का जो फेज सेपरेशन है, फेज फेज जीरो है, दोनों का फेज जीरो, फेज सेपरेशन जीरो है। तो दोनों सेम इक्वेशन से, इक्वेशन हम लोग अगर देखते हैं तो दोनों का सेम ही है, दोनों पॉजिटिव है। तो ये दोनों वेव जब समेशन बनता है तो क्या होता है, दिस वेव इज जेनरेटेड। यहाँ पे देखिए इसका एम्पलीट्यूड है एक्स, इसका है एक्स, तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट वेव निकला ये है 2x। ठीक है। सिमिलरली अगर दोनों नेगेटिव होता है, सपोज कि दिस इज पॉजिटिव एंड दिस वन इज द नेगेटिव वेव इक्वेशन, तो जब दोनों ये वेव मिलता है तो क्या होता है, एक रिजल्टेंट जो होता है वो जीरो हो जाता है ना, जीरो हो जाता है। अब दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, पूरा इक्वेशन सेम है, इसलिए दोनों का क्या हुआ, जीरो हो गया। अगर सपोज ये 2x था और ये x था, तो जो रिजल्टेंट मिलता हम लोग को x मिलता। अगर ये 2x होता और ये x होता तो रिजल्टेंट हम लोगों को 2x होता, जस्ट माइनस हो जाता, एम्पलीट्यूड टू एम्पलीट्यूड माइनस हो जाता हर एक पॉइंट पे। तो क्या अभी क्या बोल रहा है कि when orbital of two atom come close to form bond, their overlap may be positive। पॉजिटिव ओवरलैप मतलब ये दोनों का समेशन प्लस हो रहा है, और नेगेटिव, नेगेटिव मतलब दोनों अलग फेज में है, ये पॉजिटिव फेज में है, ये नेगेटिव फेज में है, और जीरो डिपेंडिंग अपॉन द साइन and direction of orientation of amplitude of orbital wave function in space। तो इसी को यही बोला गया है कि अगर सपोज कि इसका जो ओरिएंटेशन है एम्पलीट्यूड का, ये पॉजिटिव है, ये देखिए ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, है ना, तो ये वेव फंक्शन हो गया। दिस वेव फंक्शन इज फॉर दिस p ऑर्बिटल। सिमिलरली दिस वेव फंक्शन इज फॉर दिस p ऑर्बिटल। अब दोनों ही पॉजिटिव है, दोनों ही पॉजिटिव है, तो क्या हुआ, एक रिजल्टेंट एक बड़ा वाला वेव फॉर्मेशन हो गया विथ 2x एम्पलीट्यूड, जो कि x था दोनों का। अभी क्या हुआ, दोनों वेव मिला के एक पॉजिटिव ओवरलैप होके 2x एक एम्पलीट्यूड का वेव प्रोड्यूस किया है। तो ये हो गया आपका पॉजिटिव ओवरलैप। और नेगेटिव ओवरलैप में क्या होता है, नेगेटिव ओवरलैप में बॉन्ड बनेगा ही नहीं, क्योंकि ये जो है ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो दोनों में कुछ होगा ही नहीं, दोनों में कुछ ओवरलैपिंग होगा ही नहीं। हाँ, फिर से एक एग्जांपल दिखाया यहाँ पे, साइज द वेव फंक्शन। ठीक है, अगर आप लोगों को फिजिक्स में, आई होप कि आप लोगों को पता है कि व्हाट इज एन वेव फंक्शन। तो वेव फंक्शन, सो दिस इज द एम्पलीट्यूड, दिस इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव एंड दिस इज द वेव फंक्शन, और दिस इज द एम्पलीट्यूड ऑफ दैट वन एस ऑर्बिटल वेव। सिमिलरली और एक जो हाइड्रोजन एटम है उसका भी वन एस ऑर्बिटल का वेव फंक्शन ऐसा है, मतलब अगर आप यू भी ले सकते हैं और ट्रायंगुलर शेप भी ले सकते हैं। अब दोनों ही पॉजिटिव है, तो क्या हुआ, दोनों का जब समेशन हुआ तो क्या हुआ, एक पॉजिटिव वेव फॉर्मेशन हुआ है। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, जब दोनों एक कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है, तो एक साई, एक मतलब साई जो बन गया, ये दैट इज साई ऑफ 1 प्लस साई ऑफ 2। ठीक है। और साई का जो स्क्वायर रहता है, साई का वेव फंक्शन स्क्वायर और द एम्पलीट्यूड स्क्वायर, दैट इज द बॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी डेंसिटी और द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन द बॉन्ड, दैट इज साई स्क्वायर। सिमिलरली अगर वन एस ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन, इस वेव का ओरिएंटेशन पॉजिटिव होता, और इसका जो वेव है वन एस का, इसका जो वेव है उसका ओरिएंटेशन नेगेटिव होता, तो क्या होता, ऐसा वाला वेव फॉर्मेशन होता। ठीक है, इसका आ गया पॉजिटिव, इसका आ गया नेगेटिव, तो क्या हुआ, ये जो ये बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होता है, दिस इज एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। सो अगर दोनों का सेम डायरेक्शन में है, दोनों का इक्वेशन अगर सेम डायरेक्शन में है, तो इट विल फॉर्म अ बॉन्डिंग ऑर्बिटल। अगर दोनों अलग अलग फेज में है, ये जैसे पॉजिटिव फेज में है, ये नेगेटिव फेज में है, तो दोनों क्या होगा, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल फॉर्मेशन होता है। दिस इज द नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव फेज, मतलब नेगेटिव रहता है। फिर यहाँ पे भी फिर दिखाया कि अगर सपोज कि P है,
ये वाला है P, ठीक है। तो ये वाला है पॉजिटिव, तो दिस वन इज पॉजिटिव, और ये वाला है नेगेटिव, सो दिस वन इज द नेगेटिव। तो अगर ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, मतलब द वेव फंक्शन ऑफ दिस ऑर्बिटल, अगर दोनों लोब भी पॉजिटिव है तो दिस इज वन द वेव फंक्शन ऑफ दिस ऑर्बिटल। और अगर सपोज कि दोनों ही पॉजिटिव है, ये वाला भी पॉजिटिव ये वाला भी पॉजिटिव, तो वेव फंक्शन का इक्वेशन आएगा ऐसा। इसका इसमें कुछ नेगेटिव साइन में कुछ जाएगा ही नहीं, ये ऐसा हाफ हाफ टाइप हो जाएगा। अभी these two p orbital cannot combine because they are perpendicular to each other। हाँ, अभी क्या देखिए, ये वाला जो है pz, pz इस डिरेक्शन में है, pz का एक्सिस इज दिस वन, और px का एक्सिस है दिस वन। तो देखिए दोनों का एक्सिस जो है वो डिफरेंट है। अगर एक्सिस डिफरेंट है तो वो दोनों कभी भी कुछ कॉम्बाइन नहीं हो सकता है। Similarly, here any constructive overlap is cancelled out by equal amount of destructive overlap. Pz and Py, ये भी यहाँ पर भी देखिए Pz एंड Py क्या हो रहा है, Pz का है पॉजिटिव ओरिएंटेशन और Py का आ रहा है यहाँ पे नेगेटिव ओरिएंटेशन। तो सपोज कि अगर हम लोग वेव देखते हैं तो Px का है, Pz का है दिस वन वेव, और अगर Py का वेव आएगा ऐसा, ऐसा वेव आएगा Py का, तो क्या होगा, दोनों के बीच कुछ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नहीं होगा, डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग होगा यहाँ पे। अच्छा, however s and p orbital can overlap end on, तो यहाँ पे साइड ऑन देखिए, यहाँ से साइड ऑन s and p ऑर्बिटल ऐसा कॉम्बाइन नहीं हो सकता है बिकॉज ऑफ द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। पर अगर अगर जो ओवरलैप होता है एंड ऑन, कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है p और s ऑर्बिटल के बीच। फिर आता है ऑर्बिटल फॉर्मिंग बॉन्ड शुड हैव सेम साइन, जो मैंने पहले दिखा दिया था, सेम साइन होना चाहिए, पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है, एंड ओरिएंटेशन इन स्पेस। तो क्या होता है, जैसे ही सेम साइन होता है मतलब दोनों का डायरेक्शन जो है, दोनों का ओरिएंटेशन सेम है, मतलब दोनों ऐसा ही जाएगा, ऐसा और ये ऐसा, तो दोनों का क्या होगा, दोनों का एक कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, दोनों का एम्पलीट्यूड प्लस होता जाएगा। पर अगर प्लस और माइनस है तो इसमें बॉन्डिंग नहीं होगा, क्योंकि दोनों का क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली एस एंड पी का देखिए, यहाँ पे पॉजिटिव है तो दिस वन इज ये पॉसिबल है, पर यहाँ पे देखिए माइनस है पॉजिटिव है, तो सो दिस वन इज नॉट पॉसिबल। अच्छा, फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोला गया है व्हेन द फेस ऑफ टू इंटरैक्टिंग एटॉमिक ऑर्बिटल इज ऑपोजिट देन द ओवरलैप नेगेटिव होता है, एंड इन दिस केस बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होता है, जो यहाँ पे हुआ है, यहाँ पे नेगेटिव है यहाँ पे पॉजिटिव है, तो यहाँ पे कोई बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा, इन दोनों के बीच एंटी बॉन्डिंग हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे देखिए, ये एंड टू एंड नहीं है, ये लैटरल ओवरलैपिंग है दोनों पी बॉन्ड के बीच। तो यहाँ पर भी देखिए, ये दोनों पॉजिटिव है ये दोनों नेगेटिव है, तो ये दोनों कॉम्बाइन होके वेव फंक्शन बनेगा, ये दोनों कॉम्बाइन होके वेव फंक्शन क्रिएट करेगा। तो यहाँ पे ऐसा वाला जो है, दिस इज पॉसिबल। पर यहाँ पे देखिए, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है ये नेगेटिव पॉजिटिव, सो दिस वन विल प्रोड्यूस एन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, तो ये बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा, इसमें बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, इसमें बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा। सिमिलरली सिमिलरली और एक कहा कि जीरो ओवरलैप आउट ऑफ फेज ड्यू टू द डिफरेंट ओरिएंटेशन डायरेक्शन ऑफ अप्रोच। सपोज कि ये एक है और ये एक है, इन दोनों के भले ये दोनों पॉजिटिव है ये दोनों नेगेटिव है, पर इनका क्या है ना, डायरेक्शन डायरेक्शन जो है वेव फंक्शन का जो डायरेक्शन है, इसका देखिए वेव फंक्शन का डायरेक्शन इस तरफ आता है, इसका इस तरफ आता है, तो क्या होगा ना, इन दोनों के बीच कोई इंटरेक्शन नहीं होगा। अभी हम लोग देखेंगे बॉन्ड फॉर्मेशन इन CH4, ठीक है, मीथेन गैस में कैसे बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। अभी मीथेन में रहता है एक कार्बन एटम, 4 हाइड्रोजन एटम रहता है। अभी कार्बन में कितना रहता है, 6 इलेक्ट्रॉन रहता है, तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, आएगा 1:2:2p2, है ना, ये आ गया आपका 1:2:2p2। पर कार्बन जब एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है 1:2s1 2p3,
मतलब ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है 2s2 वाला दिस इलेक्ट्रॉन, ये क्या होता है 2p में शिफ्ट हो जाता है, 2p ऑर्बिटल में शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, सो 1s ऑर्बिटल है एंड 3sp ऑर्बिटल ओवरलैपिंग होता है। तो क्या होता है यहाँ पे एक आ गया s में, s ऑर्बिटल में एक आ गया इलेक्ट्रॉन, और p ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन आ गया। और हाइड्रोजन का क्या रहता है, हाइड्रोजन का रहता है 1s1, s में एक ही ऑर्बिटल, s ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन रहता है। तो 4 हाइड्रोजन एटम कैसे बॉन्ड फॉर्मेशन करता है कार्बन के साथ, एक दिस एटम के साथ बॉन्ड फॉर दिस इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, एक दिस के साथ, ये एक होता है इसके साथ और एक होता है इसके साथ। तो टोटल हो गया 4 बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया 4 हाइड्रोजन एटम के साथ। तो क्या होता है, एक एक होता है एसएस ओवरलैपिंग होता है, एसएस ऑर्बिटल ओवरलैपिंग होता है, और 3 एस पी ऑर्बिटल ओवरलैपिंग होता है। अभी आ गया टाइप ऑफ ओवरलैपिंग एंड नेचर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। तो क्या बोलते हैं, इसमें आता है कि द कोवेलेंट बॉन्ड मे बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ ओवरलैपिंग। ठीक है, एक आता है सिग्मा बॉन्ड और एक आता है पाई बॉन्ड। तो जो ओवरलैपिंग होता है, ओवरलैपिंग के अकॉर्डिंग टू ओवरलैपिंग, तो कोवेलेंट बॉन्ड 2 टाइप का होता है, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड में क्या होता है, दिस टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होता है एंड टू एंड ओवरलैपिंग होने के टाइम। अगर हिट एंड टू एंड ओवरलैपिंग होता है तभी सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। तो ओवरलैपिंग जो होता है दैट इज अलोंग द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। ठीक है, अगर ये वाला है, इसका एक्सिस ये आता है, अगर एस का एक्सिस ये वाला है और पी का एक्सिस है दिस वन, सो द बॉन्ड फॉर्मेशन ऑकर अलोंग द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। दिस इज कॉल्ड एज हेड ऑन ओवरलैप और एक्सियल ओवरलैप. This can be formed by any one of the following type of combination of atomic orbital. तो फर्स्ट आता है एसएस ओवरलैपिंग। एस का क्या है, इसका एस का जो न्यूक्लियर एक्सिस, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस कैसा रहता है, अकॉर्डिंग टू एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल रहता है, एच का भी हॉरिजॉन्टल रहता है। तो दोनों का एक्सिस सेम होने के कारण ये एंड टू एंड ओवरलैपिंग और हेड ऑन ओवरलैपिंग होता है। सिमिलरली एस का है इंटर न्यूक्लियर एक्सिस इन द एक्स डायरेक्शन और पी का है अलोंग दिस डायरेक्शन। ठीक है, along along the lobes, along the direction of the lobe। तो क्या होता है, एच और एफ में क्या होता है, एस पी ओवरलैपिंग होता है। सिमिलरली पीपी ओवरलैपिंग होता है क्योंकि दोनों का जो है इंटर न्यूक्लियर एक्सिस का जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन सेम रहता है। इसका भी अलोंग द ये एक्सिस एंड दिस इज आल्सो द सेम एक्सिस, तो दोनों मिला के एक हेड ऑन ओवरलैपिंग होता है। नेक्स्ट आता का पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड में क्या होता है, द एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप इन सच अ वे दैट देयर एक्सेस रिमेन पैरेलल टू ईच अदर एंड परपेंडिकुलर टू द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। अगर सपोज कि पी ऑर्बिटल का इंटर न्यूक्लियर एक्सिस इज दिस इज द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। ठीक है, और दोनों पी ऑर्बिटल है, तो पी क्या होगा, ओवरलैप होके ये पी और ये पी, मतलब दोनों ये दोनों लोब्स और ये दोनों लोब्स जो है ये ओवरलैप कर जाएगा। कर जाने के बाद क्या होगा, ये यहाँ पे एक जो है ऑर्बिटल, नॉट द ऑर्बिटल, द डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल बी आइदर इन दिस लोब और इन दिस लोब। Now the strength of the sigma and pi bond. The extent of overlapping is more in sigma bond than in pi bond. तो सिग्मा बॉन्ड जो होता है, द स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा बॉन्ड हमेशा पाई बॉन्ड से ज्यादा होता है। और ये है कि इन द फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड टू एटम पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड इन एडिशन टू सिग्मा बॉन्ड। तो मतलब क्या है, मतलब सिग्मा बॉन्ड इज द कंपल्सरी बॉन्ड। ठीक है, पहले सिग्मा बॉन्ड बनेगा उसके बाद ही पाई बॉन्ड बनेगा, ऐसा नहीं कि पाई बॉन्ड ही है सिग्मा बॉन्ड है ही नहीं। पाई बॉन्ड विल फॉर्म अलोंग विथ सिग्मा बॉन्ड, तो पहले सिग्मा बॉन्ड तो एक रहेगा, उसके ऊपर से और एक पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। इसके बाद आता है हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन में पहले हम लोग इसका डेफिनेशन देखते हैं, फिर एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बताती हूँ। तो एटॉमिक ऑर्बिटल can combine to form new set of equivalent orbital known as hybrid orbital. Hybridization can be defined as the process of
इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल, ठीक है, इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल ऑफ स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी so as to redistribute their energy resulting in the formation of new set of orbital of equivalent energy and shape। तो मतलब क्या है, हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस होता है इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल ऑफ स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी, ठीक है, सो एज टू रीडिस्ट्रीब्यूट देयर एनर्जी। तो अभी एग्जाम्पल में आते हैं, एग्जाम्पल में क्या है, यहाँ पे हम लोगों ने कार्बन के एग्जाम्पल लिया है। तो कार्बन में क्या था, 2s2 2p2 था, 1s2 2s2 2p2, 6 इलेक्ट्रॉन। तो अगर ग्राउंड स्टेट में होता तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन इन px, 1 इलेक्ट्रॉन इन py, और pz जो है वो वैकेंट होना चाहिए था। पर कार्बन जब एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन है 2s2 वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होता है, वो शिफ्ट हो जाता है pz ऑर्बिटल में, ठीक है। तो 2s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन रहता है, px में एक इलेक्ट्रॉन रहता है, py में एक इलेक्ट्रॉन रहता है, और pz में एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो क्या हुआ, देखिए हर एक जो ऑर्बिटल है ये कम मतलब हाफ फिल्ड हो गया। पहले ये क्या था, पहले ये कंप्लीटली फिल्ड था और ये था हाफ मतलब इनको मतलब हाफ फिल्ड था। पर यहाँ पे देखिए एग्जैक्ट हाफ फिल्ड हो गया, है ना, यहाँ पे एक हो गया, एक एक एक। तो ये 1s, ये s का एक ऑर्बिटल और p का 3 ऑर्बिटल, ये चारों ऑर्बिटल मिला के क्या बन गया, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्मेशन कर दिया, 1s और 3p। तो यही यहाँ पे यही एग्जाम्पल डेफिनेशन में बता दिया कि इंटरमिक्सिंग हो रहा है, एस और पी के बीच इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होकर एक इंटरमिक्सिंग हो रहा है ऑफ स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी। 2s का एनर्जी जो है n प्लस एल वैल्यू इक्वल टू 2 और 2p का n प्लस एल वैल्यू इक्वल टू 3। तो एनर्जी डिफरेंस जो है बहुत स्लाइट है। स्लाइट होने के कारण क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम द s ऑर्बिटल टू p ऑर्बिटल। तो क्या होता है, इसमें एक रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी होता है, ठीक है। और क्या होता है, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल, एक नया सेट ऑफ ऑर्बिटल फॉर्मेशन हो रहा है ऑफ इक्विवेलेंट एनर्जीज एंड शेप। तो सैलिएंट फीचर्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, फर्स्ट पॉइंट क्या है, द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल दैट गेट हाइब्रिडाइज्ड। मतलब द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल है 4, 1 2 3 4 is equal to the number of atomic orbital that get hybridized। हाइब्रिडाइज्ड क्या क्या हुआ, हाइब्रिडाइज्ड हुआ एक एस हाइब्रिडाइज्ड हुआ है, 3 पी हाइब्रिडाइज्ड हुआ है। मतलब तीन चार चार ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज्ड होके 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्मेशन हुआ है। द हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल आर ऑलवेज इक्विवेलेंट इन एनर्जी एंड शेप। The hybrid orbital are more effective in forming stable bond than the pure atomic orbital, ठीक है। These hybrid orbital are directed in space in some preferred direction to have minimum repulsion between electron pair and thus a stable arrangement। Therefore, the type of hybridization indicate the geometry of the molecule। अच्छा अभी देखिए, अगर कार्बन में अगर हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता तो क्या होता, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन रहता, यहाँ पे px पे 1, py पे 1 और pz पे 0 इलेक्ट्रॉन। तो जब ये बॉन्ड फॉर्मेशन होता, सपोज कि मीथेन में ही 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन होता, तो क्या होता, जो पहला जो हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है वो बहुत इजिली pz को ऑक्युपाई कर लेता, है ना, क्योंकि ये ऑलरेडी वैकेंट है। इसके बाद जो नेक्स्ट वाला जो हाइड्रोजन एटम आता वो px को ऑक्युपाई करता, तो pz इजिली ऑक्युपाई हो जाता, मिनिमम एनर्जी लगता pz को ऑक्युपाई करने के लिए। बट px को ऑक्युपाई करने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, तो px को ऑक्युपाई करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए। सिमिलरली py को ऑक्युपाई करने के लिए भी ज्यादा एनर्जी चाहिए। सिमिलरली pz को भी ऑक्युपाई करने के लिए और ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो देखिए, तो अगर हम लोग एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं तो देखते हैं जो फर्स्ट जो pz वाला जो इलेक्ट्रॉन है उसका एनर्जी कम लगता है, कम है, और बाकी का जो 3 हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है उसका एनर्जी ज्यादा है।
है ना। तो ये जो एनर्जी डिफरेंस है बिटवीन द हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन, ये एनर्जी डिफरेंस को एलिमिनेट करने के लिए हाइब्रिडाइजेशन फॉर्मेशन होता है। और हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद क्या होता है, जो देखिए मिनिमम रिपल्शन होता है बिटवीन इलेक्ट्रॉन पेयर। इलेक्ट्रॉन जो पेयर रहता है, इलेक्ट्रॉन पेयर, उसमें मिनिमम रिपल्शन होता है और एक स्टेबल अरेंजमेंट होता है। तो आता है व्हाट इज sp हाइब्रिडाइजेशन। ये sp हाइब्रिडाइजेशन होता है 1s and 1p ऑर्बिटल रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ टू इक्विवेलेंट sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। 1s रहता है, 1p रहता है, दोनों मिला के क्या होगा, 1sp, 2sp होगा। The suitable orbital for sp hybridization are s and p if the hybrid orbital lie along the z axis। तो अगर z axis, दिस इज द z axis, तो suitable जो orbital होता है वो होता है s के लिए s, और p orbital के लिए रहता है pz। pz if the hybrid orbital lie along the z axis, मतलब अगर ये z axis है तो z axis is the pz is the suitable orbital। each sp hybrid orbital has 50% s character and 50% p character। ठीक है। such a molecule in which the central atom is sp hybridized and linked directly to two other central atom possess linear geometry। मतलब क्या होता है, एस और पी जब हाइब्रिडाइज्ड होता है तो दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्मेशन होता है, और दोनों ऑर्बिटल जो है वो 180 डिग्री पे रहता है। ठीक है। एग्जाम्पल के साथ हम लोग ये देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है कि BeCl2। अभी Be मतलब बेरिलियम का रहता है 4 इलेक्ट्रॉन, 1:2:2। अभी बेरिलियम जब एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो क्या होता है, 1:2s1 2p1। ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 2p ऑर्बिटल में, s वाला इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाता है। तो क्या हो गया, 2s इज एग्जैक्टली हाफ फिल्ड, और 2p का जो px है, px इज ऑल्सो एग्जैक्टली हाफ फिल्ड, px वाला। तो ये s और ये p, ये दोनों मिला के क्या होता है, दो हाइब्रिड sp ऑर्बिटल फॉर्मेशन होता है। ठीक है। अभी जो दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्मेशन होता है, ये लीनियर रहता है। इसका शेप जो रहता है, शेप ऐसा रहता है, लीनियर रहता है। तो लीनियर रहता है, इसलिए क्या होता है, ये एक क्लोरीन के साथ रिएक्शन बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, और ये वाला एक क्लोरीन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। तो इसलिए क्या होता है, दोनों ऑर्बिटल जो है, तीन मतलब ये वाला तीनों एटम जो है, तीनों एटम एक स्ट्रेट लाइन में होता है due to the sp hybrid orbital formation। फिर आता है sp2 hybridization। इसमें क्या होता है, 1s and 2p ऑर्बिटल होता है। 1s रहेगा और दो 2p ऑर्बिटल, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ 3 इक्विवेलेंट sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो यहाँ पे देखते हैं BCl3 में क्या होता है, बोरोन का है 5, 5 है मतलब 1:2:2p1, है ना। अभी जब ये एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो ये जो s वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये पी वाई शेल में, पी वाई ऑर्बिटल में शिफ्ट हो जाता है। तो यहाँ पे एक अकेला इलेक्ट्रॉन है, और पी एक्स में एक अकेला इलेक्ट्रॉन है, पी वाई में अकेला इलेक्ट्रॉन है। तो ये तीनों मिला के क्या होता है, sp2, 1s और दोनों p, 1s 2p, तीन ऑर्बिटल मिला के तीन हाइब्रिड sp2 ऑर्बिटल फॉर्मेशन होता है। ठीक है। अभी क्योंकि ये तीनों है इक्विवेलेंट एनर्जी लेवल पे, ये तीनों हमेशा 180 डिग्री अपार्ट में रहता है। टोटल है 360 डिग्री, 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 120। इन दोनों के बीच जो बॉन्ड एंगल रहता है, बॉन्ड एंगल हमेशा 120 डिग्री का रहता है। ये देखिए, दिस इज द sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। 120 120 120। अभी क्या किया, ये वाला एक क्लोरीन के साथ पी, ये वाला जो पी है, ये वाला एक क्लोरीन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन किया, ये वाला एक क्लोरीन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन किया, ये वाला एक क्लोरीन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन किया। तो ये वाला जो है, ये 120 डिग्री एंगल रहता है इसका। इसके बाद आता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। मतलब 1s और 3p मिला के
चार इक्विवेलेंट sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्मेशन होता है, क्योंकि एक इसमें 1s और 3p है। ठीक है, तो टोटल हो गया 4। तो s का जो कैरेक्टर है वो 25% रहता है और p का जो कैरेक्टर है वो 75% रहता है। जो चार sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्मेशन हो रहा है वो are directed towards the four corner of the tetrahedron. The angle between the sp3 hybrid orbital ये हमेशा 109.5 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोग कार्बन का एग्जाम्पल लेता है। कार्बन इज 1:2:2p2। तो यहाँ पे है 1:2, यहाँ पे आ गया 2:2, यहाँ पे 2p2 हो गया। तो कार्बन जब एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो क्या होता है, जो s वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो p में शिफ्ट हो जाता है। तो और ये चारों मिला के एक चार sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्मेशन होता है। तो एक आ गया आपका s, एक हो गया px, एक है py, अनदर इज pz। तो ये चारों कॉम्बिनेशन में क्या हो गया, sp3 चार 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्मेशन हो गया टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल मीन्स एक एक के बीच जो एंगल है दैट इज 109.4 डिग्री। ठीक है, तो ये एक प्लेन में नहीं है, दिस इज द थ्री डायमेंशनल। जैसे क्या था, sp था लीनियर, सेम प्लेन में था। sp2 था ट्राइगोनल, मतलब सेम प्लेन में ऐसा ट्राइगोनल स्ट्रक्चर में था। ये आपका थ्री डायमेंशनल हो गया। तो इसका एग्जाम्पल है जैसे CH4, जो उसका बॉन्डिंग हम लोगों ने पहले ही देख चुकी हो। फिर इस sp3 हाइब्रिडाइजेशन इन एमोनिया। एमोनिया में भी क्या होता है, नाइट्रोजन जो होता है उसका क्या रहता है, 7 रहता है। तो 1:2:2p3 है ना, 7 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे भी क्या होता है, 1। और क्या होता है नाइट्रोजन में, क्या रहता है यहाँ पे 2s में क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है। दिस इज 1 2 2 जो इलेक्ट्रॉन है दिस इज द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि नाइट्रोजन में जब अमोनिया फॉर्मेशन होता है, नाइट्रोजन में लुईस स्ट्रक्चर में भी दिखा गया है कि 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है। वेस्पर थ्योरी में हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। तो ये हो गया 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये हो गया 3 3p इलेक्ट्रॉन। तो 1 लोन पेयर और 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये 5 इलेक्ट्रॉन और 4 ऑर्बिटल मिलके 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्मेशन होता है। ठीक है, the three hybrid orbital overlap with one s orbital of hydrogen atom to form 3 NH sigma bond। तो यहाँ पे क्या है, पहले भी हम लोग एज पर द वेस्पर थ्योरी में भी हम लोग देख चुके हैं कि जो और फिर पोलर बॉन्ड में भी हम लोग देख चुके हैं कि जो एमोनिया रहता है, एमोनिया में क्या है, नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है। ठीक है, और तीन जो है, तीन पी ऑर्बिटल रहता है। तो एक एक जो p ऑर्बिटल है वो एक एक हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल के साथ एक बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। और यहाँ पे ऊपर एक 2 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है। तो ये जो है, जो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर क्या होता है, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बीच एज पर वेस्पर थ्योरी एक जो है एक रिपल्शन होता है। और ये वाला जो रिपल्शन इज मच ग्रेटर देन द रिपल्शन बिटवीन द बॉन्ड पेयर, दिस इज बॉन्ड पेयर। ठीक है, तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच जो रिपल्शन होता है दैट इज ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर रिपल्शन। इसलिए क्या है कि एमोनिया का जो शेप है दैट इज स्ट्रक्चर इज टेट्रागोनल, बट इंस्टेड ऑफ हैविंग 109.5 डिग्री between the lone pair and the three bond it is having 107 degree, just because of the repulsion of this, because of this lone pair of electron। सिमिलरली हम लोग देखते हैं हाइड्रोजन में। हाइड्रोजन में क्या होता है, ऑक्सीजन का होता है 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो होता है 1:2:2p4। ठीक है, तो दिस इज वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2s2। दिस इज अनदर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन px में जो रहता है। और ये दोनों है अकेला अकेला। ठीक है, तो जो अकेला अकेला है वही बॉन्ड फॉर्मेशन होगा।
ये एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, दिस इलेक्ट्रॉन और एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, और ये तो ऑलरेडी है मतलब कंप्लीटली फिल्ड है px एंड द s ऑर्बिटल। तो ये तो ना बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, बस एज ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे विल स्टे इन द स्ट्रक्चर। तो क्या हुआ, इसलिए देखते हैं कि अगर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का जो px py वाला है वो एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन किया, और जो पी जेड वाला है वो और एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन किया, और जो 2s2 वाला है वो यहाँ पे है, और 2p2 वाला है जो वो यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ पे दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अभी एज पर द वेस्पर थ्योरी, बॉन्ड लोन पेयर का जो रिपल्शन होता है दैट इज ग्रेटर देन लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर, एंड दैट इज ऑल्सो ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर। तो इन दोनों लोन पेयर के रिपल्शन की वजह से क्या होता है, इसका जो बॉन्ड एंगल 109 से रिड्यूस होके 104 हो जाता है। मतलब टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है ना, क्योंकि उसमें जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, तो टेट्रागोनल तो स्ट्रक्चर है। तो टेट्रागोनल स्ट्रक्चर होने के साथ क्या होना चाहिए था, बॉन्ड एंगल शुड बी 104.5 डिग्री। पर क्योंकि यहाँ पे दो ऑलरेडी दो कल्प्रिट बैठा हुआ है, दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है, तो इसलिए ये 104 से हो गया है 109 से हो गया है 104.5 डिग्री। तो ये क्या होता है, ये H2O जो है ये बेंड शेप रहता है, जस्ट इन दोनों कल्प्रिट के वजह से। अभी हम लोग कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन का। सपोज एग्जाम्पल है C2H6। तो C2 में H6 में हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कार्बन एटम में क्या होता है, 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्मेशन होता है। तो दिस वाला कार्बन एटम के लिए चार हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्मेशन, और दिस वाला कार्बन एटम के लिए चार हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्मेशन हुआ है। अब इसमें से क्या होता है, जो तीन ऑर्बिटल हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है, तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल px py एंड pz, दे आर इंटरेक्टिंग, दे आर फॉर्मिंग अ बॉन्ड विद द s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो ये तीन इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, और ये तीन इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, और एक जो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो दो कार्बन एटम के बीच बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है। तो यहाँ पे क्या है, कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड लेंथ है दैट इज 154 पिकोमीटर, और जो कार्बन हाइड्रोजन का रहता है वो है 109 पिकोमीटर रहता है। फिर आता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन C2H4। C2H4 में क्या होता है, C2H4 में जो 1s रहता है और दो p दो p मिला के तीन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्मेशन होता है। ये वाला जो है, ये वाला हाइब्रिडाइजेशन में टेक पार्टिसिपेट नहीं करता है, सिर्फ एक s और दो p px py और एक s, ये तीनों मिला के तीन हाइब्रिड sp2 ऑर्बिटल फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे जो कार्बन एटम है, कार्बन एटम में क्या है, दिस वन इज द हाइब्रिड ऑर्बिटल, दिस ग्रीन कलर, दिस वन इज द हाइब्रिड ऑर्बिटल, दिस वन इज द हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो ये तीनों क्या है ना, एक ही प्लेन में है, क्योंकि ये तीनों sp2 मतलब ट्राइगोनल, मतलब 120 डिग्री एंगल पे एक ही प्लेन पे रहेगा। ठीक है, और ये वाला जो है द फोर्थ pz, pz क्या होगा, अगर दिस इज द जेड एक्सिस, ये अलोंग द जेड एक्सिस रहेगा। तो ये परपेंडिकुलर रहेगा, दिस वन इज द परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। एक एक प्लेन में ये तीनों जो है हाइब्रिड ऑर्बिटल sp2 दे विल स्टे इन दिस प्लेन, और z विल बी परपेंडिकुलर टू दैट प्लेन। तो अभी इसमें क्या होगा कि दोनों जो हाइब्रिड sp2 ये दोनों के बीच, कार्बन कार्बन के बीच एक बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे दो हाइड्रोजन आएगा और यहाँ पे दो हाइड्रोजन आएगा। अभी देखने की बात यह है कि जो ये वाला जो p ऑर्बिटल है pz, और ये वाला जो pz है, इसमें भी पार्शियल ओवरलैपिंग होके इसमें एक पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड तो नहीं होगा, सिग्मा बॉन्ड उसका हेड ऑन ओवरलैपिंग जो इसमें sp2 में हो रहा है, हेड ऑन ओवरलैपिंग। तो इसमें क्या होगा, हेड ऑन ओवरलैपिंग तो नहीं हो रहा है, लैटरल ओवरलैपिंग हो रहा है, तो एक पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। जो पाई बॉन्ड के लिए क्या होगा, एक डबल बॉन्ड आएगा। इस इन दोनों के लिए pz के लिए एक डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, और sp2 के लिए एक सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। तो फिर CH4 का स्ट्रक्चर क्या रहता है, दोनों कार्बन के बीच एक डबल फॉर्मेशन होता है, डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, एक हाइड्रोजन यहाँ रहता है, हाइड्रोजन यहाँ, हाइड्रोजन यहाँ, हाइड्रोजन यहाँ। तो अभी आप लोगों को समझ में आया कि ये जो डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, जो हम लोग ऑलरेडी लुईस एसिड कॉन्फ़िगरेशन में देख चुके हैं, वो कैसे फॉर्म होता है।
फिर आता है sp हाइब्रिडाइजेशन CH, मतलब C ट्रिपल बॉन्ड H एज पर द लुईस एसिड कॉन्फ़िगरेशन, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, एक S और एक P, ये दोनों मिला के दो हाइब्रिड sp ऑर्बिटल फॉर्मेशन होता है। क्योंकि sp ऑर्बिटल फॉर्मेशन जो होता है वो लीनियर रहता है, तो ये वाला क्या है, ये ऐसा, दिस इज 1sp, मतलब 2sp of this carbon atom, and this is another 2sp of this carbon atom। और यहाँ पे क्या है, py ये है y एक्सिस, ये y एक्सिस है, ये z एक्सिस है, और ये वाला है x एक्सिस। ठीक है, तो क्या होगा, जो px वाला है x एक्सिस ऐसा जाता है, तो px क्या हुआ, लैटरल ओवरलैपिंग हुआ, सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। और पी वाई और पी जेड के बीच क्या होगा, ये दोनों ऐसा पैरेलल रहता है, पी वाई के बीच ये बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। सिमिलरली पी जेड के बीच भी एक पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे जो कार्बन एटम है सी, ठीक है, कैसा होता है, एक सिग्मा रहता है जो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल के लिए होता है, एक एक आता है पाई बॉन्ड, ठीक है, जो पी वाई के लिए होता है, और एक आता है पाई बॉन्ड जो पी जेड के लिए आता है। तो टोटल 3 बॉन्ड कैसे आया, होप सो कि आप लोगों को अभी समझ में आ गया। इसके बाद हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एलिमेंट इन्वॉल्विंग डी ऑर्बिटल। अभी तक तो हम लोग सिर्फ देख रहे थे s ऑर्बिटल p ऑर्बिटल, अब इसके बाद d ऑर्बिटल। The energy of 3d orbital are comparable to the energy of the 3s and 3p orbital. The energy of 3 orbital are comparable to those of 4s and 4p orbital। ठीक है, तो अगर जो 3d ऑर्बिटल का जो एनर्जी रहता है वो 3s 3p के साथ भी कंपेरेबल है, और 4s 4p के साथ भी कंपेरेबल है। तो 3s 3p 3d 4s 4p। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन जब होता है एज पर द ऑफ ऑफ प्रिंसिपल, तो इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई भी ऐसा ही होता है, 3s2, फिर आता है 3p6, फिर 3d10। तो हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो आइदर होता है 3s 3p और 3d के बीच, और होता है 3d 4s और 4p के बीच। मतलब 3p 3d एंड 4s के बीच नहीं होता है, आइदर पहला 3 या लास्ट वाला 3। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखिए। तो जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो क्या क्या रहता है, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन। DsP2 मतलब एक D रहता है, एक S रहता है, और दो p ऑर्बिटल के बीच हाइब्रिडाइजेशन होता है। मतलब एक S रहेगा, दो p रहेगा, और एक D ऑर्बिटल, इसमें हाइब्रिडाइजेशन होता है। सिमिलरली sp3d मतलब एक s ऑर्बिटल रहता है, फिर p ऑर्बिटल 3 रहेगा, फिर d ऑर्बिटल 1 रहेगा, जिसका एग्जाम्पल है pf5 और pcl5। फिर स्क्वायर पिरामिडियल, यह है sp3d2, मतलब s का एक है ऑर्बिटल, 3 का है p ऑर्बिटल, और d का 2 ऑर्बिटल, टोटल फिर कितना ऑर्बिटल हुआ, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन फॉर्म, मतलब 6 ऑर्बिटल फॉर्मेशन हुआ है। यहाँ पे हुआ है 5 ऑर्बिटल फॉर्मेशन। ठीक है, यहाँ पे 6 ऑर्बिटल फॉर्मेशन। और ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल में है sp3d2, मतलब 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे भी 6 रहता है ऑक्टाहेड्रल, और d2sp3। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो sf6। अभी अगर हम लोग लुईस एसिड में देखते हैं तो भी हम लोग वही देखेंगे कि लुईस एसिड में SF6 का क्या रहता है कि 3 सल्फर बीच में रहता है, 3 फ्लोरीन एक प्लेन में रहता है, ऊपर एक फ्लोरीन रहता है, नीचे एक फ्लोरीन रहता है। दैट इज ऑक्टाहेड्रल। अच्छा, अभी हम लोग देखते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ PCl5। अभी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फास्फोरस क्या होता है, एटॉमिक नंबर है 15, तो है 1:2:2 2p6 3:3p3, है ना। ग्राउंड स्टेट में है 3s2 3p3, 3d तो वैकेंट है। जब एक्साइटेड हो जाता है तब क्या होता है, एक वाला जो s इलेक्ट्रॉन है वो d में शिफ्ट हो जाता है। तो टोटल कितना हो गया ऑर्बिटल, अभी 3s के लिए 1,
3p के लिए 3 और 3d का 1 इलेक्ट्रॉन 1 ऑर्बिटल। तो टोटल 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्मेशन हो गया है। 5 sp3 ऑर्बिटल फॉर्मेशन हुआ है। अभी क्या हुआ, 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो फॉर्मेशन हुआ है वो 5 क्लोरीन ऑर्बिटल के साथ, क्लोरीन की जो ऑर्बिटल है उसके साथ एटम उसके साथ ऑर्बिटल फॉर्मेशन होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। ठीक है। तो इन 5 PCl5 द 5 sp3 ऑर्बिटल जो है फास्फोरस का, वो ओवरलैप होता है विद द सिंगली ऑक्युपाइड p ऑर्बिटल ऑफ द क्लोरीन एटम टू फॉर्म 5 PCl sigma bond. 5 sp3 hybrid orbital are directed towards the 5 corner of a trigonal bipyramidal. ये फास्फोरस बीच में रहता है, ये तीनों जो क्लोरीन है वो सेम प्लेन में रहता है। ठीक है। और एक क्लोरीन ऊपर रहता है, एक क्लोरीन नीचे रहता है। दैट इज फॉर्मेशन ऑफ PCl5। सिमिलरली फॉर्मेशन ऑफ SF6। SF6 का क्या रहता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो 16 है। 1:2:2, 2p6 3:3p4। तो यहाँ पे क्या होता है, दो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होता है। एक एस का एक इलेक्ट्रॉन 3D में शिफ्ट हो रहा है और पी का एक इलेक्ट्रॉन 3D में शिफ्ट हो रहा है। तो टोटल यहाँ पे कितना है, 1 2 3 4 5 6, 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्मेशन हो गया है sp3d2। अभी 6 जो हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्मेशन हो गया है वो 6 एफ के ऑर्बिटल, 6 एफ एटम के ऑर्बिटल के साथ रिएक्शन बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है। तो क्या हो गया ना, ये चार जो है चारों एफ एक इसमें रहेंगे, चार एक प्लेन में है, एक एफ ऊपर है एक एफ नीचे है। दिस इज द ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। तो आज का जो मेन था वो था हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में आप लोगों को मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश किया कि sp2 sp3 और d के साथ जो भी हाइब्रिडाइजेशन होता है वो कैसा होता है, द शेप ऑफ द स्ट्रक्चर। तो होप सो कि यू लाइक माय वीडियो। तो अगर आप लोगों को पसंद आते हैं तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और मैं आगे भी और बहुत सारे वीडियोस अपलोड करने वाली हूँ, तो प्लीज थोड़ा सा देखिए मेरा वीडियो। और प्लीज मुझे थोड़ा सा तो आई नीड योर हेल्प टू फॉर द बेटरमेंट ऑफ माय वीडियोस। आप लोग मुझे बताइए कि क्या क्या वीडियोस बनाना है, कौन से सब्जेक्ट में बनाना है, क्या क्या इम्प्रूवमेंट करना है। आप लोग अगर मुझे बताते हैं देन आई ऑल्सो गेट सम डायरेक्शन। तो अभी थैंक यू।